देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान कांग्रेस की बौखलाहट है। अब एक तीसरा गुट और हो गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नूरा कुश्ती चलती थी, लेकिन गोविंद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। पार्टी ने भरोसा जताया है। उससे पूर्व लोकसभा के चुनाव की भी जिम्मेवारी रही। बहुत ही प्रतिकूलताओं के बीच में भी हमने कांग्रेस के साथ बराबरी का मुकाबला किया। असेंबली सेगमेंट का विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है। एक चुनौती जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनता के जनमानस और नेताओं की उनकी साख के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में एकजुट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के और नेताओं के एक समन्वित प्रयास से हम लोग हरियाणा में तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनाएंगे। तो सर, कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस का आरोप है कि इस बार राजस्थान में पट्टी वाली सरकार है। इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान कांग्रेस की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने राजस्थान में मैंडेट दिया था। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी जनता का भरोसा खो चुकी और केवल बयानों के आधार पर वो सीमित है। पहले कांग्रेस के दो गुट हुआ करते थे, अब एक तीसरा गुट और हो गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नूरा कुश्ती चलती थी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा एक तीसरे पावर सेंटर हो गए। तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दावा कितना ही करे, लेकिन उनका बिखराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर क्या कमेंट है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरीके की सरकार जो महिलाओं पर बर्बर अत्याचार के लिए जानी जाएगी, उस सरकार का नाम है ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार। लेकिन अब बंगाल से टीएमसी का बेनकाब उतरा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लगातार उनके उत्पीड़न के खिलाफ बंगाल के लोगों में एक आक्रोश है, आने वाले समय में यही आक्रोश टीएमसी की बर्बादी का कारण बनेगा। सर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर निराशाजनक प्रदर्शन का क्या रहेगा, क्या कमेंट रहेगा? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार के जो चुनाव थे उसमें स्थानीय परिस्थितियां, तात्कालिक समीकरण, सामाजिक वर्गों का विभाजन, इस तरीके की कई चीज़ें थी। लेकिन जो परिणाम आया उसमें कांग्रेस खुश होने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो दावा है या जिस तरीके से वो बात करते हैं, 99 सीटें लेकर यदि वो जीत का जश्न मनाते हैं तो उनको ध्यान रहना चाहिए कि मेजोरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए। एनडीए पहले से पूर्व घोषित गठबंधन था, एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए की सरकार ने आते ही किसान सम्मान निधि के खातों को ट्रांसफ़र करने से लेकर जो किसानों के लिए अब जो घोषणाएं करी हैं और भविष्य में जो प्रतिबद्धता दिखाई है हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की के लिए, मुझे लगता है कि भारत की जनता ने एनडीए को जिताकर एक योग्य निर्णय लिया है। कांग्रेस और उसके अलायंस का जो नकाब था वो जनता के समक्ष है कि उनका एजेंडा क्या है। उनका छुपा हुआ एजेंडा है। वो संविधान का नाटक करते हैं, लेकिन भारत के संविधान में आस्था नहीं है, भारत माता के नारे में आस्था नहीं है, तिरंगे में नहीं है, वंदे मातरम में नहीं है। वो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हैं और कई अवसरों पर उन्होंने एक किस्म से भारत के विरोधी इस तरीके की नीतियों को प्रश्रय दिया है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार मजबूती से चलेगी और कांग्रेस पार्टी को बरसों बरस तक सत्ता में आने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कांग्रेस पिछली बार से इस बार जो है वो मजबूत हुई है, विपक्ष मजबूत हुआ, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय नहीं है? दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। यदि कांग्रेस इसी को मजबूती कहती है तो जो मैंने कहा है कि 99 सीटों से कभी सरकार नहीं बनती और इसलिए उनको ये सोचने के लिए, समझने के लिए, सपने देखने के लिए बरसों लगेंगे। तो सर, बाड़मेर में पूरा केंद्र लगा हुआ था बीजेपी की सीट निकालने के लिए, फिर भी बीजेपी की सीट नहीं निकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर सभा करके गए, कहाँ कमी रह गई? देखिए, राजनीति में सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीतते भी हारते भी हैं। हार हमें सीख देती है और जीत में हम अति उत्साहित नहीं होते हैं, जीत में हम काम करते हैं। बाड़मेर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने शिद्दत से काम किया है। इस हार की समीक्षा प्रदेश के और केंद्रीय नेतृत्व ने की है। जो कमियां रही हैं उनको सीख और समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे।